हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज कशिश अपने सहेली के विवाह समारोह में शामिल होने के बाद महेश जी के साथ रात को 12 बजे वापस लौटी। जिस घर में वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, उसके गेट के सामने अपने माता पिता को खड़े देखकर वह जोर से चौंक पड़ी, क्योंकि वे दोनों बिना किसी पूर्व सूचना के वाराणसी से प्रयागराज आ गए थे। मम्मी पापा, आप दोनों ने आने की खबर क्यों नहीं दी। कार से उतरकर बहुत खुश नजर आ रही कशिश अपनी माँ गीता जी के गले लग गई। हमने सोचा इस बार अचानक पहुंचकर देखा जाए कि यहाँ तुम अकेली किस हाल में रह रही हो। अपने पिता किशोर जी की आवाज में नाराजगी और रूखेपन के भावों को पढ़ कशिश मन ही मन बेचैन हो उठी। मैं बहुत मजे में हूँ पापा। उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए कशिश किशोर जी के गले लग गई। महेश जी इन दोनों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने कार से बाहर आकर अपना परिचय खुद ही दिया। रात के 12 बजे कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों। उनके इस सवाल को पूछते हुए किशोर जी ने अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट दी। कशिश की पक्की सहेली रविता की आज शादी थी। वह इसके ऑफिस में काम करती है। यह परेशान थी कि शादी से घर अकेली कैसे लौटेगी। मैंने इसकी परेशानी देखकर साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली। अकेले लौटने का डर मन से दूर होते ही शादी में शामिल होने की इसकी खुशी बढ़ गई, जो मुझे अच्छा लगा। महेश जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अकेली लड़की के लिए रात को इतनी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता है बेटी। कशिश को सलाह देते हुए किशोर जी की आवाज में कुछ सख्ती के भाव भरे। कशिश के कुछ बोलने से पहले महेश जी ने कहा, किशोर जी, देर रात के समय कशिश को मैं कहीं अकेले आने जाने नहीं देता हूँ। इस मामले में आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप को जवान बेटी की चिंता होती ही है। आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है जनाब। अब मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट। कुछ रूखे से अंदाज में अपने मन की चिंता व्यक्त करने के बाद किशोर जी मुड़े और गेट की तरफ चलने को तैयार हो गए। किशोर जी, कल रविवार को आप डिनर हमारे घर पर आकर रहे हैं। मैं न बिल्कुल नहीं सुनूंगा। महेश जी ने दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ठीक है। बिना मुस्कुराए उन्होंने महेश जी का निमंत्रण स्वीकार किया। कशिश ने असहज भाव से मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। गुड नाइट सर। मैं सुबह ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। महेश जी ने उससे हाथ मिलाने के बाद गीता जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कार में बैठकर चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचने में 10 मिनट लगे। अपनी पत्नी मोहिनी की नजरों से वे अपने मन की बेचैनी छिपा नहीं पाए थे। मोहिनी की सवालिया नजरों के जवाब में उन्होंने कहा, कशिश के माता पिता वाराणसी से आए हैं। उन्हें कशिश का मेरे साथ इतनी देर से वापस लौटना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि वे दोनों इस कारण तरह तरह के सवाल पूछकर उसे जरूर परेशान करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। मोहिनी ने अपनी राय जाहिर की। उसके पिता मुझे तेज गुस्से वाले इंसान लगे हैं। मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ और देर तक उनके साथ रुकना चाहिए था। हम कल उन्हें घर बुला लेते हैं। मैंने दोनों को कल रात डिनर के लिए बुला लिया है। फिर तो अच्छा है। तुम सुबह संगीता और उमेश को भी कल डिनर यहीं करने के लिए फ़ोन कर देना। ठीक है। कुछ देर बाद लंदन में रह रहे अपने बेटे रचित और बहू संजना से बात करके उनका मूड कुछ सही हुआ। वे दोनों अगले महीने घर आ रहे हैं। यह खबर सुनकर वे खुशी से झूम उठे थे। कमर दर्द से परेशान मोहिनी जी नींद की गोली लेने के बाद जल्दी से सो गई। महेश जी कशिश की फिक्र करते हुए कुछ देर तक करवटें बदलते रहे थे। सुबह 8 बजे से कुछ मिनट पहले कशिश अपनी माँ गीता जी के साथ उनके घर पहुंच गई। महेश जी को इस कारण उसके साथ अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला।
वैसे उन्हें माँ बेटी सहज नजर नहीं आ रही थी। इस बात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि बीती रात कशिश के साथ उसके माता पिता ने उसे डांटने समझाने का काम जरूर किया होगा। तब तक महेश जी ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था, लेकिन गीता जी ने सिर्फ चाय पी और अपने पति के पास जल्दी वापस लौटने के लिए कशिश से बार बार चलने के लिए कहने लगी। वह अपनी माँ के साथ जाने को उठ खड़ी तो जरूर हो गई, पर उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे गीता जी का जल्दी करना अच्छा नहीं लगा था। पिछली रात वह 1:30 बजे सो सकी थी। उसके माँ पिता ने कल उसे डांटते हुए कहा था, अपनी दौलत और मीठे व्यवहार के बल पर यह महेश तुम्हें गुमराह कर रहा है। बड़ी उम्र के ऐसे चालाक पुरुषों के जवान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के किस्से किसने नहीं सुने हैं। तुम्हें इस इंसान से फौरन सारे संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो हम बोरिया बिस्तर बंधवा कर तुम्हें वापस वाराणसी ले जाएंगे। किशोर जी ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी। कशिश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ता गया था। बिना सबूत और बिना मुझसे कुछ पूछे आप दोनों मुझे कैसे चरित्रहीन समझ सकते हैं। कशिश जब अचानक गुस्से से फट पड़ी, तब कहीं जाकर उसके माता पिता ने अपना सुर बदला था। चल मान लिया कि तू ठीक है और यह महेश जी भी अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया वालों की जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता है ना। हमारा समाज ऐसे बेमेल रिश्तों को न समझता है न स्वीकार करता है। तुझे अपनी बेकार की बदनामी से बचना चाहिए। उसे ऐसे समझाते हुए जब गीता जी एकाएक रो पड़ी तो कशिश ने उन दोनों को किसी तरह की सफाई देना बंद कर दिया था। कल आप दोनों महेश सर और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अगर बाद में भी आप दोनों के दिलों में उनके प्रति भरोसा नहीं बना तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यह आखिरी बात कहकर कशिश ने उन्हें गेस्ट रूम में सोने भेज दिया था। सुबह जागने के बाद कशिश अपने माता पिता से ज्यादा बातें नहीं हुई। बस दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी लंबी खिंची थी। वे तीनों रात को 9 बजे के करीब महेश जी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ उनका परिचय शांति और शीला नाम की लड़कियों से भी कराया। ये दोनों पहली मंजिल पर रहने वाली हमारी किराएदार हैं। आज इनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना ही आप दोनों को खाने को मिलेगा। मोहिनी जी ने शांति और शीला के हाथ प्यार से थामकर उनकी तारीफ की। शांति को नई जॉब मिल गई है, वह अगले महीने दिल्ली जा रही है। तब कशिश ने यही मेरे साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाया है। यह सूचना देकर शीला ने कशिश को गले से लगा लिया था। इस खबर को सुनने के बाद किशोर जी की आंखों में पैदा हुई चिढ़ और नाराजगी के भावों को महेश जी ने साफ पढ़ा। किशोर जी के मन की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने सहज भाव से कहा, यह शीला सोते हुए खर्राटे लेती है। शायद कशिश इसके साथ अपना रूम शेयर न करना चाहे। महेश सर, मेरा सीक्रेट आप सबको क्यों बता रहे हैं? शीला ने नाराज होने का अभिनय करते हुए जब किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर पांव पटके तो किशोर जी को छोड़कर सभी जोर से हंस पड़े थे। किशोर जी ने धीमे स्वर में शीला को बताया, तुम्हें नए रूममेट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कशिश तो बहुत जल्दी वापस वाराणसी जा रही है। अरे, वाराणसी जाने का फैसला तुमने कब किया कशिश? शीला ने हैरान होकर कशिश से सवाल किया। पापा के इस फैसले की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, कशिश ने धीमे स्वर में उसे बताया और मोहिनी जी का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल पड़ी। अंकल, आप कशिश को वाराणसी क्यों ले जा रहे हैं? क्या वहां उसे यहाँ से जैसी अच्छी नौकरी मिलेगी? किशोर जी के बगल में सोफे पर बैठते हुई शीला ने जवाब पूछा। वह घर से दूर रहती है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता पक्का करने में हमें दिक्कत आ रही है। वह जॉब करेगी या नहीं, यह फैसला अब उसकी भावी ससुराल वाले करेंगे।
किशोर अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। यह क्या बात हुई अंकल? कशिश को तो बड़ी जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। शादी करने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब छुड़ाना गलत होगा। शीला को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अंकल, कशिश ने बहुत मेहनत करके खुद को काबिल बनाया है। वह शादी होने के बाद जॉब करे या न करे, यह फैसला उसी का होना चाहिए। आपको उसका रिश्ता उस घर में पक्का ही नहीं करना चाहिए जो जबरदस्ती उसे घर बिठाने की बात करे। किशोर जी के सामने बैठती हुई शांति ने बड़े ही जोशीले अंदाज में अपनी राय व्यक्त की। बहुत जल्दी ही किशोर जी ने खुद को इन दोनों लड़कियों के साथ बहस में उलझा हुआ पाया। दुनिया की ऊंच नीच समझाते हुए वे लड़कियों के लिए करियर से ज़्यादा शादी को महत्वपूर्ण बता रहे थे। उन्हें शांति और शीला से ऐसे बहस करने में मजा आ रहा है। यह इस बात से जाहिर था कि 1 घंटे का समय बीत गया पर उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। उन दोनों के साथ बातों में उलझे रहने का एक कारण और था कि उनका मन एक तरफ चुपचाप बैठे महेश जी से बात करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। गीता जी बहुत पहले ही रसोई में चली गई थी। वहां अपनी बेटी कशिश को मोहिनी का कुशलता से काम में हाथ बटाते देखकर उन्हें यह समझ आ गया कि वह अक्सर ऐसा करती रही होगी। कशिश को अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई थी। उन्हें अपनी बेटी का मोहिनी के साथ हंसना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। कशिश, शांति और शीला को इन लोगों ने अपने मीठे व्यवहार और दौलत की चमक धमक से फंसा लिया है। यह विचार बार बार उनके मन में उठकर उनकी चिंता बढ़ाया जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उनका मन बार बार कांप उठता था। जब मोहिनी जी ने उसके साथ हंसने बोलने की कोशिश शुरू की तो और ज़्यादा चिढ़कर गीता जी ड्राइंग रूम में वापस लौट आई। वे अपने पति की बगल में बैठी ही थी कि किसी के द्वार बाहर से बजाई गई घंटी की आवाज़ घर में सुनाई दी। कुछ देर बाद महेश जी एक युवती के साथ वापस लौटे और किशोर व गीता जी उससे परिचय कराया। यह मेरी बेटी संगीता है। आप दोनों से मिलाने के लिए मैंने इसे खास तौर पर बुलाया है। क्या अकेली आई हो? संगीता के माथे पर लगे सिंदूर को देखकर गीता जी ने सवाल पूछा। नहीं, उमेश के साथ आए हैं। वे कार पार्क कर रहे हैं। कशिश तो बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत पर गई है आंटी। इस उम्र में भी आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। संगीता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गीता जी तो खुश हुई, पर किशोर जी को उसका अपनी पत्नी के साथ ऐसे खुल जाना पसंद नहीं आया था। किशोर जी, आप मेरे साथ पास की मार्केट तक चलिए। खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए रसमलाई ले आएं। कशिश ने बताया था कि आपको रसमलाई बहुत पसंद है। बड़े अपनेपन से महेश जी ने किशोर जी का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। किशोर जी को जबरदस्ती उनके साथ चलना पड़ा। वैसे सच्चाई तो यह थी कि उनका मन इस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर से बाहर आते ही महेश जी ने उनका परिचय अंदर प्रवेश कर रहे अपने दामाद से कराया। ये मेरे दामाद उमेश जी हैं। शहर के नामी सीए में इनकी गिनती होती है। उमेश जी, ये कशिश के पिता किशोर जी हैं। उमेश का परिचय जानकर किशोर जी को तेज झटका लगा था। उसने अपने ससुर और किशोर जी के पैर छुए थे। उम्र में अपने से 10-12 साल छोटे उमेश से अपने पांव छुआना उनको बहुत अजीब लगा। उन्होंने बुदबुदाकर उमेश को आशीर्वाद सा दिया और बहुत बेचैनी महसूस करते हुए आगे बढ़ गए। घर से कुछ दूर आकर महेश जी ने पहले एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अशांत लहजे में किशोर जी को बताना शुरू किया। अपने दिल पर लगे सबसे गहरे जख्म को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सीए बनने का सपना देखने वाली मेरी बेटी संगीता उमेश की फर्म में जॉब करने गई थी। उनके बीच दिन ब दिन बढ़ते जा रहे दोस्ताना संबंध तब हमारे लिए भी गहरी चिंता का कारण बने थे। किशोर जी,
जब मेरी बेटी ने अपने से उम्र में 15 साल बड़े विदुर उमेश से शादी करने का फैसला हमें सुनाया तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस आक्रोश, डर और चिंता को आप दोनों पति पत्नी कशिश और मेरे बीच बने अच्छे संबंध को देखकर आज महसूस कर रहे हैं, उन्हें मोहिनी और मैं अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस राह पर से गुजर चुके हैं। जिस पीड़ा को संगीता का बाप होने के कारण मैं झेल चुका हूँ, वैसी पीड़ा आपको कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा वचन मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ किशोर जी। आपकी बेटी का अहित मेरे हाथों नहीं होगा। इस महानगर में अनगिनत युवा पढ़ने और जॉब करने आए हुए हैं। उन सब को अपने घर व घर वालों की बहुत याद आना स्वाभाविक ही है। घर से दूर अकेली रह रही लड़कियों के लिए बड़ी उम्र वाले किसी प्रभावशाली पुरुष के निकट हो जाने को समझना भी आसान है, क्योंकि वह लड़की अपने पिता के साथ को विदेश में बहुत मिस करती है। जिन दिनों उमेश ने मेरी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उन दिनों मोहिनी और मैं भी अपने बहू बेटे के पास लंदन गए हुए थे। उमेश आज मेरा दामाद जरूर है, लेकिन मेरे मन के एक हिस्से से उसे भावात्मक दृष्टि से संगीता को गुमराह करने के लिए आज भी पूरी तरह से माफ नहीं किया है। मेरी पत्नी कमर दर्द के कारण अपाहिज सी हो गई है। बेटा बहू विदेश में है। हम दोनों को कशिश, शांति व शीला का बहुत सारा सहारा है। सुख दुख में यह बहुत काम आती हैं। बदले में हम इन्हें घर के जैसा सुरक्षित व प्यार भरा परिवेश देने का प्रयास दिल से करते हैं। हम सब एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह समझते हैं। सगे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ज़्यादा बड़ा सहारा बन गए हैं। कशिश मुझे बहुत प्रभावित है। मुझे अपना मार्गदर्शन मानती है। वह मेरे बहुत करीब है, पर इस निकटता का मैं गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाऊंगा। किशोर जी, कशिश की ज़िंदगी में आप मुझे अपनी जगह समझिए। महेश जी का बोलते बोलते गला भर आया। किशोर जी ने रुककर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत भावुक होकर बोले, महेश जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा है। अपनी नज़रों में गिरकर मैं इस वक्त खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं ने सारी गलतफहमी दूर कर दी और फिर वे दोनों घर की ओर लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।